हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल सी का यूनिट 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग। चलिए शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूनिट इस हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है वो देखते हैं। तो पहला है क्या क्यों पढ़ना है हमें। वी विल स्टडी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। हमें यहाँ इस यूनिट में क्या पता चलेगा कि हमारा जो ई कॉमर्स का है उसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी कौन कौन से मिलती है। वी स्टडी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमें ई कॉमर्स के थ्रू जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करते हैं, मतलब नेट और इंटरनेट के थ्रू हम जो भी बिजनेस करते हैं उसके थ्रू हमें बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, वो हमारे लिए फ़ायदा किस वजह से है। फिर और क्या पढ़ेंगे, टू नो द फंक्शनिंग ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग काम कैसे करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कह सकते हैं। कॉल सेंटर्स कैसे काम करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट आर न्यू बिजनेस। जो इलेक्ट्रॉनिक बिल कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जनरेट होता है कैसे, और उसका पेमेंट कैसे किया जाता है बिल्स का, एंड आर न्यू बिजनेस चैलेंजेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, ई बिजनेस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस is defined as doing business electronically that includes the sharing of structured and unstructured business information by an electronic means among suppliers, customers, governmental bodies and other partners in order to conduct and execute transaction in business administration and consumer activities। तो देखते हैं ये होता क्या है। ई बिजनेस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जब हम कोई ऐसा बिजनेस, जैसे अभी हम अगर देखते हैं पहले तो शॉप पे हम कुछ सामान खरीदना होता था तो हमें दुकान पे जाना पड़ता था। तो जब हमने कोई भी सामान परचेस किया, कोई गुड्स परचेस किया उस शॉप से और उसका पेमेंट किया उसको कैश में, तो वो होता था बिजनेस। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द यूज़ हो गया, जब हम बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करें, मतलब हमें शॉप में न जाना पड़े, पेमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना पड़े, डिजिटली करें, हम कैश में न दें, हम शॉपकीपर्स को नहीं जानते हैं, हमने केवल सामान को ऑनलाइन देखा और वहीं से परचेस कर लिया और वो हमारे घर पे आ गया। ये सारा चीज़ जो मिलके होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहलाता है। तो इसमें क्या है, दैट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, शेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस। बिजनेस दो तरीके का हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड हो गया और एक अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस क्या हो गया, जैसे अभी हमने देखा, जो अभी हमने पढ़ा जिसमें हमें शॉप पे जाना पड़ता था और वहाँ पर हम सामान परचेस करना पड़ता था, तो वो हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड का मतलब आपने शॉप सामान को पहले देखा, फिर उसको परचेस किया, फिर उसके बाद भी कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन देखा जाएगा, जैसे कस्टमर सपोर्ट्स होगा, उसके बाद भी रिटर्न पॉलिसी होगी। तो ऐसे सारे कई जो फेजेस होंगे वो स्ट्रक्चर्ड, हम उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में वो बिजनेस होता है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस एमंग द सप्लायर्स। तो ये जो हमारा अब ये दोनों तरीके का स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो भी बिजनेस है, अगर वो हम इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं, उसको साधन के रूप में यूज़ करते हैं, एमंग सप्लायर्स किसके बीच में, जो उसको सप्लाई कर रहा है और जो कस्टमर्स है, जैसे हम अगर कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो हम हो गए, और सप्लायर्स जो उसे बेच रहा है। फिर गवर्नमेंटल बॉडीज़ हो गई, अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, सप्लायर्स तो वेंडर्स कोई भी हो सकते हैं, और उसको अगर परचेस कर रही है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, एंड अदर पार्टनर्स, और कोई पार्टनर्स हो गए, इन ऑर्डर टू कंडक्ट एंड एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस। और इससे अगर हमारा जो कोई बिजनेस एग्जीक्यूट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंज्यूमर एक्टिविटीज़,
ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई या कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब क्या कहलाएगा, ई बिजनेस कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, ई बिजनेस इज ए जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। तो ई बिजनेस क्या है, डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, कंटिन्यूस प्रोसेस इसमें चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिमांड और सप्लाई बनी रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो आगे देखते हैं, ई बिजनेस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग की बिजनेस प्रोसेस बाय यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है, अगर हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो हमारा ई बिजनेस हो जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है एंड कल्टीवेट लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारा ये फ्लिपकार्ट से, अमेजन है, मिंत्रा है, तमाम तरीके के हैं, तो इसमें नए नए ऑफर्स आते रहते हैं, तो इसकी वजह से ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, उनको रिटेन करके रखता है, वो दोबारा भी एक बार परचेस किया तो दोबारा भी उसी से परचेस करने आते हैं। एंड कल्टीवेट लाइफ टाइम, और इसको हमेशा लाइफ टाइम ये रिलेशनशिप बनाए रखता है कस्टमर्स के साथ। फिर आगे, स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसमें टाइम भी कम लगता है और ये सप्लाई चेन्स को बनाए रखता है। सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से ये प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं वहाँ से उनके पास कस्टमर तक पहुंचाना, सप्लाई चेन बनाए रखना, उसको प्रोक्योरमेंट करना, खरीद के रखना कहीं पर, किसी को बेचना, ये सब इसके पार्ट हो जाते हैं और इसमें टाइम भी कम लगता है। वो हम देखेंगे कैसे ये प्रोसेस होते हैं आगे। तो ये सब हमारे ई बिजनेस के पार्ट है। फिर ऑटोमेट कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि टाइम हमारा कम लगता है, प्रोडक्ट कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन रहता है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ऑटोमेट करता है कॉर्पोरेट बिजनेस प्रोसेस को। इसके लिए हमें जो है बहुत सारे सेल्समैन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारे प्रोसेस हमारा ऑटोमेट होता है। ऑर्डर प्लेस करना, उसकी डिलीवरी, ये सब ऑटोमेट प्रोसेस से होता है। फिर कैप्चर एनालिसिस एंड शेयर बिजनेस इंटेलिजेंस अबाउट कस्टमर्स and companies operations to employees, suppliers and partners in order to make better business। अब इससे क्या होता है, इनके पास डेटा रहता है कि कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है, कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा परचेस कर रहा है और कौन सी नहीं हो रही है, तो उसके हिसाब से वो ये एनालिसिस करते हैं और बिजनेस इंटेलिजेंस जो है शेयर करते हैं अबाउट कस्टमर्स के बारे में, किसको, कंपनीज के ऑपरेशंस को और एम्प्लॉयज़ को, जिससे क्या होता है सप्लायर्स एंड पार्टनर्स बेटर बिजनेस डिसीजंस ले पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, उनको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें भी इसको फ़ायदा मिलता है बिजनेस से। फिर डायमेंशंस क्या हैं ई बिजनेस के, वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू ई बिजनेस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस को सस्टेन रहना है, इस बने रहना है लंबे समय तक, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, ई बिजनेस की तरफ ज़रूर से ज़रूर मूव करना होगा। टू एक्सपेंड मार्केट, ताकि उसके मार्केट्स का दायरा बढ़ सके। इम्प्रूव एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ सके। एंड रिटेन कस्टमर्स, और कस्टमर्स को हमेशा लंबे समय तक बना के रख सके ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। देयर आर 3 डायमेंशंस दैट ई बिजनेस इज कैरिड आउट। यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, एग्जाम में पूछेगा। इसमें से ये 3 के नाम दे देगा और एक और नाम रख देगा, कहेगा इसमें कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो ये आप नाम याद रखिए, एक है SCM, दूसरा है CRM और तीसरा है ई कॉमर्स। देखते हैं SCM। ये SCM को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, स्ट्रीमलाइन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। इस जो हमारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है वो इसकी वजह से चलता रहता है। फिर CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, ब्रिंगिंग कस्टमर्स एंड एसोसिएट क्लोजर। जो कस्टमर्स हैं उनको, नए नए कस्टमर्स को लेके आता है और एसोसिएट्स क्लोजर, और उनके साथ हमेशा क्लोजर बना रहता है। फिर ई कॉमर्स और ऑनलाइन पर्पस, और इससे क्या होगा, ऑनलाइन पर्पस भी, ऑनलाइन हम परचेज भी कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स के तो 3 इसके ई बिजनेस जो है हमारा करना, उसके 3 जो है डायमेंशंस हैं, SCM, CRM और ई कॉमर्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं 1 by 1। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM जो है
ये क्या है, SCM इज ए सेट ऑफ प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस होता है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, किसी चीज़ को प्रोक्योर करना, खरीदना, एंड इन्वेंट्री, उसकी इन्वेंट्री बना के रखना, प्रॉपर स्टॉक रखना ताकि वो कभी ऐसा ना हो कि वो स्टॉक हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गया, उसको मेंटेन बना के रखना। एक क्रिटिकल लिमिट बना सेट कर दी जाती है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास 100 बुक्स का ऑर्डर है, मोस्टली एक दिन में हम 100 बुक्स हमारी सेल हो जाती हैं। सपोज करिए ये हमारा इसी सब्जेक्ट की बुक है CIB की, ये 100 बुक्स पर्टिकुलर सपोज करिए IT की सेल हो जाती हैं, 100 बुक्स पर डे का है, तो हमें महीने का कितना लगेगा इंटू 30, तो ये कितना हो गया 3000, तो 3000 जो है हम बुक हर महीने में सेल करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्वेंट्री हमारी कितने की बनी, कम से कम हमारे पास, अगर आज हमारे पास ऑर्डर आया है 100 का, तो हमारे पास एक महीने का कम से कम 3000 हमारे पास होना चाहिए, ये हमारा लीस्ट हो गया। तो ये हमारी इन्वेंट्री हो गई, 3000 हमारे पास स्टॉक हमेशा बना होना चाहिए। अब 3000 के ऊपर होना चाहिए, 3000 से कम नहीं जाना चाहिए। तो जब 3000 के ऊपर है तो हमारी सप्लाई जो है चलती रहेगी, और हम उसी को हमें कुशन मिल जाएगा एक टाइम, और हम जो है इन्वेंट्री प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री आज सपोज करिए अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है और वो ख़त्म होने वाला है, तो उसको आने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते रहते हैं। फिर फॉरकास्टिंग, हमें अनुमान लगाना होता है कि हमारा डिमांड अगर तेज़ी से बढ़ रहा है, सपोज 100 पर डे बढ़ रहा है, अब CIB का रजिस्ट्रेशन अगर शुरू हो गया तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो और भी हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो इस वजह से हमें वो भी देखना होता है। फिर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक भी देखना होता है, हमें उसे स्टोर करके, अगर डिमांड बढ़ रही है तो हम स्टोर करके उसे कहाँ रखेंगे और उसका लॉजिस्टिक कैसे यूज़ करेंगे, तो ये भी हमें देखना होता है। फिर आगे क्या है, टू इनेबल SCM द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर कस्टमाइज एक्स्ट्रानेट साइट्स, वेब सर्वर्स एंड ग्रुप वेयर्स। तो अगर हमें SCM का यूज़ करना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, साइट्स चाहिए होगा, वेबसाइट चाहिए होगा, वेब सर्वर्स चाहिए होंगे जो इसको हैंडल करेगा, और ग्रुप वेयर चाहिए, ईमेल हो गया, इंटीग्रेटेड कोलैबोरेट सॉफ्टवेयर्स जो हमारे सॉफ्टवेयर से कोलैबोरेट होगा, जैसे भी ऑर्डर्स आएंगे तो ईमेल्स उसका ऑटोमेटिक होगा, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होगा, और उसका बिल प्रोसेस होगा, ये सारा हमारा जो है ऑटोमेटिक होगा। फिर देखते हैं द बेनिफिट ऑफ SCM के बेनिफिट क्या क्या है। पहला चीज़ है लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी थ्रू रिड्यूस इन्वेंट्री, क्योंकि हमें बहुत सारा स्टॉक लेके नहीं रखना पड़ेगा, हम उतना ही स्टॉक लेंगे जितना हमें ज़रूरत रहेगी। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उनको सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि मेंटेनिंग एडिक्वेट स्टॉक, हमारे पास प्रॉपर स्टॉक रहेगा, कितना हमें मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत कम नहीं रखना है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, और हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे कस्टमर रिस्पॉन्स मिलेगा, रिव्यूज़ मिलेगा, तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं थ्रू बेटर डेटा इंटीग्रिटी। कैसे, क्योंकि हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी होगा, कौन कैसे कस्टमर्स की क्या डिमांड है वो डेटा हमारे पास आएगा। फ्यूअर ऑर्डर एंट्री एरर्स, और एंट्री की जो एरर्स होगी वो कम हो जाएगी, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम करेक्ट रहेगा। लेस रीवर्क्स, हमें दोबारा काम किसी चीज़ का नहीं करना पड़ेगा, और फास्टर डिलीवरी होगी, डिलीवरी भी हम फास्टर कर सकते हैं, एंड फास्टर कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं, बिल उसको तुरंत जनरेट हो जाएगा, डिलीवरी का स्टेटस पता चल जाएगा, ट्रैकिंग ऑर्डर पता चल जाएगा, एंड द बॉटम लाइन इज इम्प्रूव्ड कम्पिटिटिव पोजीशन, जिससे उसका जो कम्पिटिशन्स जो है वो अच्छे से कर पाएगा। फिर दूसरा मॉडल क्या था हमारा, CRM। तो CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ CRM डील्स विद कस्टमर सेल्फ सर्विस, उसकी खुद की सर्विस कैसी होनी चाहिए, वो खुद से कर सकता है सर्विसेज, जैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है, उसके बारे में डिटेल जान सकता है, स्पेसिफिकेशन जान सकता है। फिर पर्सनलाइज ऑफरिंग्स, वो ऑफरिंग्स भी देख सकता है कि पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए क्या ऑफर्स हैं, बाय एनालाइजिंग पास्ट कस्टमर्स बिहेवियर्स,
ताकि जो हमारा कस्टमर्स ने पिछले बार में क्या बाई किया था उसके डेटा के हिसाब से उसको ऑफरिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आल्सो टू एंटिसिपेट द कस्टमर्स वांट्स एंड नीड्स, और इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उसे कौन सा कस्टमर्स को क्या चाहिए भविष्य में, वो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर बेनिफिट ऑफ सीआरएम, बेनिफिट क्या है सीआरएम के वो देखते हैं। इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशंस बाय बिल्डिंग लॉयल्टी, अब वो लॉयल रहेंगे, उसका फीचर्स क्या क्या है, उसको हमें कैसे देना है, उसको रिटेन करने के लिए क्या है, उसके प्रति वफादार रहेंगे कस्टमर्स के प्रति, ताकि अगर उसको कोई डिफेक्ट है तो उसका प्रोडक्ट जो है इजीली रिटर्न कर सकते हैं, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब रहेगा तो वो कस्टमर्स की लॉयल्टी रहेगी और वो रिटेन रहेगा। अब सपोज करिए किसी कंपनी एक्स से आपने सामान परचेज किया और आपके पास सामान जो है आया, डिलीवर हुआ, वो सामान सपोज करिए वाई डिलीवर हुआ, तो इस दूसरा आपने मंगाया कुछ आया कुछ, या उसमें कुछ डिफेक्ट है और ये इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ये रिटर्न ही नहीं करते हैं, तो आप क्या दोबारा उस कंपनी से सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। तो लॉयल्टी बनी रहनी चाहिए। एंड इम्प्रूव कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, और कस्टमर्स इंक्रीज कस्टमर माइंड शेयर्स एंड स्पेंड शेयर्स, ताकि इस डेटा से हमें क्या होगा, अच्छा सामान मिल रहा है तो स्पेंड शेयर्स भी बढ़ेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस साइड से परचेज करेगा। उसके माइंड्स को शेयर करिए, वो कैसे किस हिसाब से डेटा चाहिए उसको, क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी भी उससे हमें बढ़ेगी। एंड एस्टेब्लिश ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, इससे कंपटीशंस जो है हमारा बढ़ेगा और हम अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा हमारे पास। फिर तीसरा है हमारा जो ई कॉमर्स, देखते हैं वो क्या है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं, हम फिजिकली देखते हैं, उसकी वजह पे ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस हम उस पर शो करेंगे अपने वेबसाइट पे। ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम्स रहेगा, बिल प्रेजेंटमेंट रहेगा, उसका बिल आएगा, ऑटोमेटेड कस्टमर्स अकाउंट इंक्वायरी होगी, कस्टमर अपने उसका खुद का अकाउंट एक बना हुआ होगा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से, उससे वो इंक्वायरी कर सकता है। एंड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है और ट्रांजैक्शंस हैंडल भी कर सकता है। ये सारा चीज़ ई कॉमर्स में हमें फीचर्स मिल जाते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स, दो तरीके की हैं। एक क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम B2B कहते हैं, एंड बिजनेस टू कंज्यूमर्स B2C। जब एक कंपनी X दूसरे कंपनी Y को सामान बेचती है तो वो ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि ये भी कोई बिजनेस कर रही है और ये भी कोई बिजनेस कर रही है। वही अगर ये एक्स कंपनी अगर किसी कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, जो फाइनल कंजप्शन करता है प्रोडक्ट का, उसके पास अगर बेचती है तो वो कहलाएगी B2C। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, अमेज़न है। अमेज़न एक कंपनी है और आपको एक सपोज करिए एसी लेना है। एसी हो गई, सपोज करिए LG की एसी हो गई। एसी जो किसने बनाई, LG ने बनाई, LG कंपनी की है, ठीक है। अब ये आप हैं, सपोज करिए आपका नाम है X, ठीक है, और एक हमारा हो गया फ्लिपकार्ट, मैं इसको F से लिख देता हूँ। अब क्या होगा, LG जो है सप्लाई किया फ्लिपकार्ट कंपनी को प्रोडक्ट, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन्स हो गया, B2B हो गया। ये भी एक कंपनी है, ये भी कंपनी है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं तो B2B हो गया। अब ये LG की जो कंपनी है, जब AC है, जब ये कस्टमर्स के पास पहुंचेगी, सप्लाई होगी X के पास, तो ये हो जाएगी B2C। या फ्लिपकार्ट से पहुंची तो ये बिजनेस कर रहा है, वो C है, कंज्यूमर है, तो ये भी हो गया B2C। तो ये दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब कई जगह पे अगर आपको पूछ ले तो इसको 4 टाइप में हो जाते हैं। वो कैसे, B2B, B2C, फिर C2C, C2B, ये 4 तरीके होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस। तो इसको इस तरह से भी जानते हैं। फिर आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ स्टार्टिंग ई कॉमर्स एक्टिविटीज़। अब ई कॉमर्स अगर हमें शुरू करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे वो एक हम देख लेते हैं। अ सर्वर टू हॉट साइट,
होस्ट साइट, एक सर्वर चाहिए जहाँ पर हमारी साइट होगी। फिर एक नेटवर्क सिस्टम चाहिए जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेगा। फिर एक कनेक्शंस टू इंटरनेट, हमें इंटरनेट की भी चाहिए होगी। फिर डोमेन नेम हमें रजिस्टर्ड होना चाहिए साइट के लिए, जैसे डोमेन नेम होता है www.flipkart.com, ये एक एग्जांपल है। तो www. सपोज करिए फ्लिपकार्ट है तो flipkart.com, तो ये क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, जो फ्लिपकार्ट का नाम हो गया वो डोमेन नेम हो गया। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, आप मोबाइल से अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एंड और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, और इसके लिए हमारा जो डेटा है वो ब्रीच ना हो, कोई हैकिंग ना हो या कोई उसका मिसयूज़ ना हो पाए, तो उसके लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये सारा चीज़ हमें ई कॉमर्स के लिए चाहिए। इन ऑर्डर टू इनेबल ई कॉमर्स द स्टेप टू बी कैरिड आउट आर, कौन कौन से स्टेप्स होंगे? डेवलप ए डायनेमिक डेटाबेस ड्रिवन ऑनलाइन कैटलॉग। अब हमारे पास डायनेमिक डेटाबेस ड्रिवन ऑनलाइन कैटलॉग होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि बहुत साइड में होना चाहिए। हमने यहाँ पर एंट्री की, हमने कोई डेटा कस्टमर ने कंज्यूमर ने एंटर किया, वो हमारे सिस्टम्स के डेटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए, डायनेमिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अभी अपडेट कर रहा है वो बाद में हो रहा है, तो वो तुरंत रियल टाइम होना चाहिए। फिर प्रोवाइड ऑनलाइन ऑर्डरिंग बाय सिक्योरली इंटीग्रेटिंग योर फ्रंट एंड प्रेजेंटेशन विद एन ऑर्डर एंट्री सिस्टम। अब उसमें ऑर्डर्स का सिस्टम भी होना चाहिए कि उसमें सिक्योरली वो इंटीग्रेट होना चाहिए। फिर मूव स्टैटिक बिलिंग स्टेटमेंट, जो हमारा बिल है उसको भी स्टेटमेंट का डेटा वो भी इंटरेक्टिव वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन सर्विस, जो वेब बेस्ड होगा वहाँ पर भी वो बिल शो करना चाहिए, तो ये स्टैटिक से वहाँ इंटरेक्टिव वेब बेस्ड में भी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड्स, और हर तरीके के मेथड्स पेमेंट्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इस तरीके के उसमें होने चाहिए। फॉर फुल ट्रांजेक्शन शॉपिंग, हर जितने भी टाइप्स के पेमेंट मेथड्स हैं मोस्टली उसमें अवेलेबल होने चाहिए। सॉरी। द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो देखते हैं। मार्जिन्स इसमें इम्प्रूव होगी क्योंकि इसमें कई बीच के लोग नहीं रह पाएंगे, डायरेक्ट बायर टू सेलर हो जाएगा, तो हमारा जो है वो उसकी मार्जिन्स बढ़ जाएगी। बाई यूजिंग ए लोअर कॉस्ट ऑनलाइन चैनल, और चूँकि ऑनलाइन हम कर रहे हैं तो हमारे सेल्समैन कम ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें किसी और को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे इसकी मार्जिन बढ़ जाएगी। रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ पेपर बेस्ड प्रोसेस, जो भी हमारा पेपर बेस्ड प्रोसेस होता था, प्रिंट करना बिल्स की और कई सारे हैं, वो सब एडवर्टाइजमेंट की, ये सारे कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगी। फिर पोस्टेज, प्रिंटिंग, हैंडलिंग, रिड्यूस फ्लोट थ्रू जस्ट इन टाइम पेमेंट्स, गिव कस्टमर्स को फास्टर सर्विस मिलेगी, रिस्पॉन्सिव सर्विस मिलेगी, रिड्यूस द इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, डायरेक्ट हम कंपनी से माल खरीद सकते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में हो जाएगी। प्रिंटिंग हैंडलिंग का जितना भी चार्जेस रहेगा वो सारा बच जाएगा। रीचिंग ए फायर वाइडर एरिया, हम अगर फिजिकल शॉप है तो हम एक ही मार्केट में एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑनलाइन है तो हम पूरे वर्ल्ड में उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं ई कॉमर्स के। फिर आगे देखते हैं सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, इसका नाम और तो हल्का सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स में बुक में नहीं दिया गया है और पूछा भी नहीं जाएगा, तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। पहला है OBI, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ओपन बाइंग ऑन इंटरनेट। हम इंटरनेट पे ओपनली कैसे बाई कर सकते हैं, ये यूज़ होता है फॉर हाई वैल्यूम, हमारे पास जो है हाई वैल्यूम लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत सारे होने चाहिए और लेकिन कॉस्ट उनकी कम होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूज़ फॉर B2B ट्रांजेक्शन्स, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होता है। फिर JEPI जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इनिशिएटिव, ये इसमें जो है हमारा जो है पेमेंट है वो इनिशिएट होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। कैसे? इसको स्पॉन्सर्ड किया था W3C ने, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि 3 टाइम्स W है तो
3C इसको बोलते हैं, एंड कॉमर्स नेट के द्वारा। ये इसका यूज़ होता है कि जो हमारा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो क्लाइंट और मर्चेंट के बीच में उसका एक एग्रीमेंट, एक एग्रीड टाइम का होता है ऑनलाइन। जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं और कोई कंपनी, जिस कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज करिए फ्लिपकार्ट हो गई अमेजन, तो यहाँ पर मर्चेंट फ्लिपकार्ट या मर्चेंट अमेजन हो गई और क्लाइंट हम हो गए। तो उस केस में हमारे दोनों के बीच में एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम पेमेंट करते हैं तो वो उस चीज़ को ये जेपी मैनेज करता है। फिर ओफेक्स होता है, ओपन फाइनेंशियल एक्सचेंज। जो भी हम कहते हैं कैश, या कैश की जगह पे जो ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं, वो फाइनेंशियल जो है वो एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। जैसे बैंक हो गया, अब हम आपका अकाउंट तो किसी बैंक में होगा, उस बैंक से उस मर्चेंट के जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट में जो एक्सचेंज होगा अमाउंट का, वो OFX उसको हैंडल करता है। तो ये इट इनेबल्स टू एक्सचेंज फाइनेंशियल डेटा बिटवीन कंज्यूमर्स, बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कंज्यूमर्स हम हो गए जो खरीद रहा है, और बिजनेसेस कौन हो गया, जो खरीद रहा, जिसका सामान जो बेच रहा है, तो वो मर्चेंट हो गया। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक अब उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसके बीच में ये OFX देखता है इसको। फिर OTP लिखा है, ओपन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, जबकि ये होना चाहिए, बुक में OTP लिखा है, लेकिन ये होता है इंटरनेट ओपन ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, IOTP बोलते हैं इसको। ये इसका यूज़ होता है फॉर परचेजिंग कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स परचेज करता है उस केस में यूज़ होता है। इज ए सिस्टम इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एन इंटरऑपरेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड पेमेंट फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं तो जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो IOTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये पेमेंट के लिए यूज़ होता है। फिर अगला पॉइंट दिया है उसमें CPFR। इसका फुल फॉर्म है कोलैबोरेट प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट। इस फुल फॉर्म सारे याद रखिएगा इसमें। इट इज़ एन अप्रोच, ये इसमें क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट है तो वो पूछ लेगा स्टैंडर्ड्स कौन से हैं ई बिजनेस के। इनका फुल फॉर्म नहीं देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। OBI, JPI, OFX और IOTP दिया हो या OTP दिया हो तो आप इसमें से ये सारे सही हैं। और एक लास्ट में जो हमने पढ़ा CPFR, इसका फुल फॉर्म है कोलैबोरेट प्लानिंग फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट। तो ये यूज़ क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा इन सब के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। कैसे, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, फिर हमारा फ्यूचर्स में फोरकास्टिंग्स क्या होनी चाहिए और रिप्लेसमेंट होना चाहिए, कैसे हम उसको अचीव करेंगे। इट इज़ एन अप्रोच टू सप्लाई चेन प्रोसेस। इसको हम डिटेल में ऐसे जान सकते हैं कि ये सप्लाई चेन प्रोसेस है। जैसे एक तरीके का ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यहाँ मैन्युफैक्चर किया, फिर इसने इस कंपनी को बेचा जो थर्ड पार्टी हो गई। फिर इस जैसे X है, X ने सामान को बनाया, Y क्या हो गया, Y ने सामान को खरीदा, सेलर ये हो गया मर्चेंट। और उसके बाद ये इसने एक रिटेलर्स को बेचा, ये यहाँ रिटेलर्स के पास आई, फिर रिटेलर्स के कहाँ आई, कंज्यूमर के पास आई, कंज्यूमर ने उसको यूज़ किया और उसके बाद फिर से ये यहाँ पे पहुँच गई। कैसे, जैसे सपोज करिए एक आपने कोई सामान खरीद दिया जिसमें प्लास्टिक की बोतल यूज़ होती है या कुछ ऐसा सामान यूज़ होता है, वो फिर आपको इसने ख़रीदा, फिर यहाँ पर रिटेलर्स के पास आई। सपोज करिए पेप्सी की बोतल है, पेप्सी है, ये तो बॉटल सही था, ये आपने पेप्सी कंज्यूम कर ली लेकिन बॉटल बच गई। वो जब भी आप कबाड़ी वाले से होते हुए फिर से वो रिसाइकिल होकर उस कंपनी में पहुंच गई। तो ये एक तरीके का सप्लाई चेन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं CPFR। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिटेल में देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड टेक्निक्स। जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज दो व्यक्ति के बीच में, दो लोगों के बीच में जब एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड टेक्निक के थ्रू होगा, तो हम उसे ई कॉमर्स कहेंगे। It offers many advantages over traditional paper-based commerce.
ये जो हमारा पेपर बेस्ड कॉमर्स होता है उसके तुलना में इसमें कई सारे इसके फायदे हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इट प्रोवाइड्स कस्टमर्स विथ मोर चॉइसेस एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन बाय बेटर इंटीग्रेटिंग द डिजाइन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विद द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें कस्टमर्स को कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो कई सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकता है, इतना हम शॉप में नहीं चेक कर सकते हैं, तो वो फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगला है इट डिक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ सर्च। अब इससे टाइम और कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि हमें कई चीज़ें हम ऑनलाइन ही सर्च कर सकते हैं। इसमें ना मर्चेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक बार उसमें अपलोड कर दिया गया और हम कई सारे कस्टमर देख सकते हैं उसको। बोथ इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स फाइंडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे शॉपिंग नेविगेटिंग हो गया, एंड कंपनीज़ के लिए भी ईजी हो गया फाइंडिंग कस्टमर्स इजली एडवर्टाइजिंग के थ्रू या टारगेट मार्केटिंग के थ्रू उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। It expand the marketplace from local and regional market to national and international market with minimal capital outlay, equipment space। बहुत कम खर्चे में इक्विपमेंट के थ्रू या स्पेस के थ्रू और स्टाफ के थ्रू हम इन सब की लागत कम करके जैसे हमें इसके लिए ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, या हमें बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं चाहिए, या स्पेस नहीं चाहिए, या स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको ईजिली पूरे एक लोकल प्लेस की जगह पे हम पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं अपने व्यापार को। फिर ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा टाइम बिटवीन द आउटले ऑफ कैपिटल एंड रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जितने भी हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनमें जितना भी खर्चा आएगा वो सारा हमारा इसमें कई सारी चीज़ें कम हो जाएगा। फिर इट परमिट्स जस्ट इन टाइम प्रोडक्शंस एंड पेमेंट्स। ये हम इससे क्या होगा, ई कॉमर्स से हम टाइम पे प्रोडक्शंस ज़्यादा कर सकेंगे और हमारा पेमेंट्स भी ईजिली होता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसमें उधारी का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर जब भी खरीदेगा तो वो या तो तुरंत पे कर देगा या कैश ऑन डिलीवरी करेगा, तो वो पेमेंट का लफड़ा नहीं रहेगा। इट अलाउज बिजनेस टू रिड्यूस ओवरहेड एंड इन्वेंट्री थ्रू इंक्रीज ऑटोमेशन एंड रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली कई चीज़ें ऑटोमेशन के थ्रू होंगी, इन्वेंट्री का भी मैनेजमेंट होगा। फिर अगला है इट डिक्रीज द हाई ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर कॉस्ट, क्रिएटिंग प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑफ आइडेंटिफाइंग नेगोशिएटिंग विद पोटेंशियल कस्टमर एंड सप्लायर। जो हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर्स अच्छे कस्टमर्स होंगे और सप्लायर्स होंगे उनसे डायरेक्टली हम निगोशिएट कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी, और क्या होगा इसमें ट्रांसपोर्टेशंस का और लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही इन्वेंट्री परचेज होगी, डायरेक्टली डेली होगी, जिससे माल जो है वेयर हाउसेस पे ही रहेगा और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वहीं से सप्लाई हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारे कॉमर्स, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। देयर आर 9 की एक्टिविटीज़ इन कॉमर्स। इसके 9 एक्टिविटीज़ होती हैं कॉमर्स में, इनके नाम याद रखिएगा, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला एडवर्टाइजिंग एंड शॉपिंग, हमें कैसे एडवर्टाइज करना है उसका और शॉपिंग कैसे करना है। फिर निगोशिएटिंग, उसमें मोल भाव कैसे करना है, ऑर्डरिंग कैसे करनी है उसकी, फिर बिलिंग कैसे करना है, पेमेंट किस तरीके कैसे होगा और उसका सेटलमेंट कैसे होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है एंड रिसिप्ट कैसे मिलेगी, फिर उसकी अकाउंटिंग कैसी होनी है और कस्टमर सर्विसेज कैसी होंगी, फिर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोसेसिंग। ये इसके 9 की एक्टिविटीज़ हैं, वो याद रखिएगा। अब इसको 1 by 1 देखेंगे। नोट दैट नॉट ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन एवरी ट्रांजेक्शंस नॉर दे नेसेसरली बी परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इंडीड सम ऑफ दीज एक्टिविटीज में बी परफॉर्म इन पैरेलल। तो इसके कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज़ हों, लेकिन किसी किसी में होती हैं, किसी किसी में पैरेलली भी होती हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ आर नॉट नेसेसरली ऑल कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिक, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिकली ही हो, कुछ जो है फिजिकली भी हो सकती हैं। फाइनली दीज एक्टिविटीज़ कैन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्पोर्टेंस डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड स्कोप ऑफ द ट्रांजेक्शंस। जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से ये वेरी करेंगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी या घटेगी। फिर आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग एंड शॉपिंग, 1 by 1 देखते हैं। अब जैसे जो हमारा अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजिंग करना था या शॉपिंग करना होगा, कैन बी इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं हम।
ए पोटेंशियल बायर ब्राउजिंग इलेक्ट्रॉनिकली येलो पेज एंड कैटलॉग ऑन नेटवर्क्स। जो भी हमारा जो भी बायर होगा वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसको ब्राउज कर सकता है, उसको उसका कैटलॉग नेटवर्क पे होगा, ऑनलाइन होगा, उसको चेक कर सकता है। फिर एन एजेंट शॉपिंग ऑन बिहेफ ऑफ वन आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। जो भी एजेंट होगा शॉपिंग का ऑन बिहाफ ऑफ वन आर मेनी बायर्स, तो वो क्या कर सकता है, एक या कई सारे बायर्स और सेलर से डायरेक्टली डील कर सकता है। फिर ए बायर सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट, जो भी खरीद रहा होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कि हमें इतना सामान चाहिए, वो उसको RFP बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। एंड सेलर रिस्पॉन्डिंग विद वेरियस ऑफर्स, और जो सेलर्स होगा वो कई सारे ऑफर्स देके उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि हम इतना माल है, इतने रुपए में देना है, ये सब इसको कर सकता है। फिर सेलर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सेलर भी एडवर्टाइज कर सकता है कि उसके प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो कर सकता है। बायर्स इलेक्ट्रॉनिकली नेविगेट एंड आर ब्राउजिंग थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब ऑनलाइन, जो अब उस प्रोडक्ट को खरीदना होगा वो नेविगेट कर सकता है, उसकी साइट पे जा सकता है और ब्राउज कर सकता है और जानकारी ले सकता है। फिर अगला होगा निगोशिएटिंग। अब सपोज करिए प्रोडक्ट फाइनल हो गया, फिर अब बारी आएगी निगोशिएटिंग की। अब जो बायर्स और सेलर्स होंगे वो दोनों क्या करेंगे, मे इलेक्ट टू नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब जो भी ट्रांजेक्शंस होना है उसका टर्म्स क्या क्या रहेंगे वो निगोशिएट करेंगे। द टर्म ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट, उस कैसे प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना है और उसका पेमेंट क्या होगा वो देखेंगे। दीज टर्म्स में कवर डिलीवरी, इसमें डिलीवरी भी आएगा, रिफंड पॉलिसीज भी आएगा, अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, उधारी पे भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट पे भी पेमेंट हो सकता है, कॉपीराइट और लाइसेंस एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी हो सकता है, यूजेस राइट होगा, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन राइट, हम किसी फर्दर को भेज सकते हैं कि नहीं, एंड सो ऑन। ये सारे टर्म्स उसमें इंक्लूड होंगे निगोशिएटिंग में, और इसका फाइनल करेगा सेलर और बायर दोनों मिलकर। दीज टर्म्स कैन बी स्टैंडर्डाइज फॉर रूटीन कमोडिटी यूज़, और इनको हम स्टैंडर्ड चीज़ बना सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं अगर हमें बार बार रूटीन कमोडिटी बाई करनी होगी हमेशा के लिए, और कस्टमाइज टू सूट, या हम उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ चीज़ें घटा बढ़ा सकते हैं टू सूट यूनिक इंडिविजुअल सिचुएशंस, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में कैसे होगा। जैसे कोविड के समय पे कई चीज़ें चेंज हो गई, उसमें हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि फ्यूचर्स में अगर ऐसी कोई आपदा आ जा सकती है तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे ट्रांजैक्शंस के। फिर अगला होगा ये निगोशिएशन हो गया। फिर ऑर्डर करेगा, जो द बायर इवेंचुअली इशू ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट। क्या करेगा, इशू करेगा एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, एक तरीके का एग्रीमेंट दोनों के बीच में होगा, टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट का। दिस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इज जनरली इशूड एज ऑन ऑर्डर। इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर्स होगा विच सेट्स फोर्थ द क्वांटिटी, क्या कितना सामान हमें खरीदना है उसकी क्वांटिटी होगी, उसका प्राइस कितना होगा, और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे ट्रांजेक्शन्स के, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। द ऑर्डर में भी वर्बल, ये ऑर्डर कैसे हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मुंह से भी बोल दिया, राइटिंग में दे दिया, या इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया मेल के थ्रू या और किसी के थ्रू। इट यूजुअली इंक्लूड्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्रीमेंट बाय द वेरियस पार्टीज इन ऑर्डर टू हेल्प प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिपीटेशंस। तो इसमें एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ हमें ये मिल गया, तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट माना जाएगा। दिस एग्रीमेंट कैन बी कन्फर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स। जैसे हम भी कोई भी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक कभी कभी OTP आता है किसी चीज़ में, किसी जैसे फ्लिपकार्ट है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ताकि वो गलती से ना माना जाए, उसमें कंसर्ट होना चाहिए। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से, उसमें डिजिटली साइन करके। फिर ये सब हो गया, ऑर्डर प्लेस हो गया। फिर बिलिंग होगी। वंस ए सेलर हैज़ डिलीवर्ड गुड्स और सर्विसेज, गुड और सर्विसेज मिल गई तो ए बिल इज सेंड टू द बायर, बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक है, या नहीं तो मेल के थ्रू किसी न किसी मोड से सेंड कर दिया जाता है। दिस बिल जनरली इंक्लूड्स रेमिटेंस इन्फॉर्मेशंस, जो सेलर और परचेजर है उसका एड्रेस होगा। कंपनी द पेमेंट, समटाइम्स ए सेलर में रिक्वायर पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट अगर एडवांस में चाहिए तो वो भी वहाँ लिखा होगा। समटाइम्स ए सप्लायर सेंड्स एडवाइस शिपिंग नोटिफिकेशंस
एंड द कस्टमर्स एग्रीज टू ऑथराइज पेमेंट अपॉन कंफर्मेशन द अराइवल। किस तरीके से करना है कि एडवांस में देना है या अराइवल के समय पेमेंट करना है, वो सारा इसमें लिखा रहेगा। फिर अगला है पेमेंट एंड सेटलमेंट। ये सब हो गया, तो आप पेमेंट कैसे करना है, सेटलमेंट कैसे करना है। The buyer or some financial intermediary eventually sends some form of electronic payments। कुछ ना कुछ या तो एडवांस या पूरा या थोड़ा पार्शियली पेमेंट कर दिया जाता है। This could be some form of contract or obligation such as authenticate पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल कैश। ये अथेंटिकेट मोड से होगा, या तो हम डिजिटल पेमेंट कर देंगे या कोई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दे के करेंगे, जैसे डीडी हो गया या एलसी हो गया, इस तरीके की चीज़ें होंगी। यूजुअली अलॉन्ग विथ सम रेमिटेंस इंफॉर्मेशन टू द सेलर्स, और कुछ इंफॉर्मेशन उसमें रेमिटेंस की रहेगी। किसको भेजेंगे, सेलर को। दिस पेमेंट में अकर फॉर ए सिंगल आइटम्स और यूजेस बेसिस, या तो एक सिंगल आइटम्स के लिए पेमेंट होगा या कैसे यूज होना है उसके हिसाब से होगा। विथ ए सिंगल पेमेंट और मल्टीपल आइटम्स और यूजेस, या तो सिंगल पेमेंट होगा या मल्टीपल आइटम्स के यूज में होगा। Settlements occurs when the payment and remittance information are analyzed by the sellers or the seller's agent and accepted as valid। अब ये पेमेंट कैसे रिसीव होगा, जैसे जो सेलर्स हैं, सेलर्स का एजेंट है, उसके हिसाब से इसको चूज करके देखेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और रिसिप्ट उसकी कैसे होगी। आइदर बिफोर, या तो पहले या तो बाद में, या तो दोनों साथ में, पेमेंट के साथ में ये होगा। जैसे कैश ऑन डिलीवरी, एक उसका वो हो गई पेमेंट, साथ में कॉन्करेंट होता है, सामान हमें मिलता है और हम पेमेंट करते हैं। और दूसरा ऑनलाइन पहले ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो बिफोर में होता है या आफ्टर होता है। ठीक है, द सेलर्स अरेंज, जैसे आफ्टर हो गया, जैसे ईएमआई की थ्रू में चल रहा है तो वो आफ्टर में हो गया। सेलर अरेंज फॉर डिलीवरी ऑफ द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर और द बायर प्रोवाइड्स द सेलर्स विद प्रूफ ऑफ रिसिप्ट। ये तो बायर के थ्रू होगा या सेलर के थ्रू होगा, जब बायर रिसीव कर लेगा उसके बाद करेगा। पॉलिसीज रिगार्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटर्न शुड बी नेगोशिएटेड प्रियर टू इट्स एक्टिविटी एंड मेड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर। इसको खरीदने या रिसीव करने से पहले ही, नेगोशिएशन के समय पे ही क्या होगा, रिटर्न पॉलिसीज हैं, ये सब एक्टिविटी में शामिल कर ली जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट में रख दी जाएंगे। फिर आगे है अकाउंटिंग। ये सब हो गया, तो अब कंपनी का अकाउंटिंग होगा। दिस एक्टिविटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। जो भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स या सप्लायर्स होंगे उनके एंड पे भी अकाउंटिंग होती है। जैसे हमारा बैंक अगर वो बाई कर रहा है तो उस केस में वो बायर होगा, कस्टमर्स होगा, तो उनके भी एंड पर अकाउंटिंग होगी। बोथ बायर एंड सेलर मस्ट रिकंसाइल ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल। जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें अकाउंट रिसीवेबल और पेबल दोनों में बैलेंस शीट में इसकी एंट्री की जाएगी। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन भी उसमें रहेगी, अकाउंटिंग सिस्टम भी रहेगा। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड मस्ट बी अपडेटेड। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग मैनेजमेंट में अपडेट होनी चाहिए। दिस एक्टिविटी कैन इन्वॉल्व थर्ड पार्टीज। इसमें थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं। इफ द ट्रांजेक्शंस बिजनेस आउटसोर्स देयर अकाउंटिंग सर्विसेज। अगर हमने किसी थर्ड पार्टी से खरीदा है तो आउटसोर्स किया है, तब उसके इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकता है। फिर आगे देखते हैं कस्टमर सर्विसेज कैसी होनी चाहिए। कस्टमर सर्विसेज इंटेल्स द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रोवाइडिंग द बायर्स विथ टाइमली इंफॉर्मेशन एज टू द प्रोग्रेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस का प्रोग्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर हैंडलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो हैंडल करेंगे। व्हेन ट्रांजेक्शंस गो रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो गया है, दैट इज रिजॉल्विंग एनी मिस्टेक्स, या कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, डिस्प्यूट्स हो गया, कंप्लेंट्स आ गई हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी की, डिलीवरी के या पेमेंट के, तो उसका भी हमें इसमें रिटर्न्स करना है एंड रिफंड्स करना है, फर्दर एक्सचेंज करना है या रिपेयर्स करना है, वो भी इसमें कस्टमर सर्विस में इंक्लूड करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या है, एडवाइस भी प्रोवाइड की जाती है और असिस्टेंट भी दिया जाता है कैसे यूज़ होता है। जैसे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो इसमें उनकी तरफ से एजेंट आता है इंस्टॉल करने के लिए या फिजिकली आके उसको ओपन करके उसको समझाता है कैसे यूज़ करना है।
फिर कस्टमर सर्विस आल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग जनरल कैश मैनेजमेंट एडवाइस इंक्लूडिंग एड्रेसिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो कस्टमर सर्विसेज में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, एक्सपोजर हो गया, कलेक्शन ऑफ डेलीवेंट, पेंडिंग पेमेंट्स जो हैं, लेट फीस हैं, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज प्रोसेसिंग, ये लास्ट है। अब ए फाइनल की एक्टिविटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द कलेक्शंस मैनेजमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस डेटा टू टेक मोर इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव ट्रांजेक्शंस रिलेटेड डिसीजन। तो जो हमारा वेबसाइट्स होते हैं ई कॉमर्स की, उस पर जो भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है, जैसे कलेक्शंस हो गया, मैनेजमेंट करना हो गया, इससे इफेक्टिव ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिसीजंस हम ले सकें कि कौन सा कस्टमर्स कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, कौन सा नहीं खरीद रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। इसके एग्जांपल है कलेक्टिंग बिजनेस रेफरेंसेस हो गया, कोऑर्डिनेट एंड मैनेजिंग मार्केट स्ट्रेटजी, डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफरिंग, ग्रांटिंग एंड एक्सटेंडिंग क्रेडिट एंड मैनेजिंग मार्केट रिस्क। इससे हम क्या करेंगे, क्रेडिट और मार्केट रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा लेटेस्ट ट्रेंड इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कौन कौन से ट्रेंड अभी हमारे चल रहे हैं वो देखते हैं। एक एन एनालिसिस ऑफ द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंटरनेट यूजर्स फर्दर टेस्टिफाइज दैट ई कॉमर्स विल राइज रैपिडली इन इंडिया इन अपकमिंग ईयर्स। जो हमारा एनालिसिस है ई कॉमर्स के बेसिस पे, वो इंडिया में अभी वो बता रहा है कि ये बहुत तेज़ी से अभी आने वाले समय में बढ़ेगा। अराउंड 75% ऑफ इंडियन इंटरनेट यूजर्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 34। जो बहुत सारे 70% इंडियंस हैं, वो किस ग्रुप में आ रहे हैं, 15 to 34 की एज में जितने लोग हैं 15 से 34 साल के बीच में, वो मोस्टली इंटरनेट यूजर्स हैं। दिस कैटेगरी शॉप्स मोर देन द रिमेनिंग पॉपुलेशन। इस बच्चे कितने, 25% से जो है ऑफलाइन यूज़ करते हैं, लेकिन ये 15 to 35%, 34 ईयर्स के बीच के लोग हैं जो 75% से वो ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं। इन कमिंग ईयर्स एंड इंटरनेट प्रेजेंस इंक्रीज इन रूरल एरियाज। अभी आने वाले समय में ये रूरल एरियाज में भी बढ़ेगा, रूरल इंडिया में भी बढ़ेगा। विल यील्ड मोर ई कॉमर्स बिजनेस, जिससे हमारा जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो और तेज़ी से बढ़ेगा। फिर देखते हैं कैसे कैसे ट्रेंड्स है। मोबाइल टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। सबसे इसका, क्योंकि सबके पास तो लैपटॉप पीसी नहीं होता है ऑनलाइन परचेज करने के लिए, लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो पहले चीज़ हो गया मोबाइल कॉमर्स। With mobile apps being developed by most e-commerce websites, smartphones are increasingly replacing PC for online shopping। तो जैसे मोबाइल पे कई सारे एप्लीकेशन आ गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बिग बास्केट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, इनके ऐप के थ्रू ही लोग परचेस कर रहे हैं, इसलिए पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहला एक कारण से ये हो गया। फिर दूसरा कारण हो गया मोर बिजनेस कमिंग फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स। अभी स्मॉलर टाउन से भी कई सारे बिजनेस आ रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स इज इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम Tier 2 and Tier 3 cities where people have limited एक्सेस टू ब्रॉडबैंड बट हैव हाई एस्पिरेशंस। कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर उनके पास नेट की इतनी सुविधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से आते हैं जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस है ब्रॉडबैंड का, फिर भी वो ऐसे एस्पिरेशन है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ई कॉमर्स कंपनीज, दीज साइट्स हैव सीन 30 to 50% राइज इन ट्रांजेक्शंस। और इसमें देखा गया है कि 30 से 50% के बढ़ावा हुआ है इसके लिए ई कॉमर्स पे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। फिर अगला है इनहेंस शॉपिंग एक्सपीरियंस। अब इससे उनका जो एक्सपीरियंस भी वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं। बिसाइड जनरल ऑनलाइन शॉपिंग, कस्टमर्स आर आल्सो शॉपिंग ऑनलाइन फॉर वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। अब ऐसा नहीं है कि जनरल शॉपिंग ही करता हो, अभी कस्टमर्स जो है वेडिंग्स के लिए भी शॉपिंग ऑनलाइन करना शुरू कर दिए हैं और फेस्टिवल के सीजन में भी कर रहे हैं। द फ्री एंड क्विक शिपमेंट्स एंड वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द ईज ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन एज कम्पेयर टू इन स्टोर शॉपिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग ई कॉमर्स गैदर मोमेंटम। तो ई कॉमर्स बढ़ने का एक और कारण है कि इसमें कई सारे वैराइटीज़ लोगों को मिल जाती हैं और ये क्विक शिपमेंट होता है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है और कई सारी चॉइसेस प्रोडक्ट्स उनको मिल जाते हैं।
न्यू कॉन्सेप्ट सच एज सेल्स ऑन वीकेंड्स, एक नए कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने, जैसे वीकेंड्स पे कई सारे सेल्स दे देना कि इतने 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ, इस तरह के ऑफ़र देना। हॉलीडे और फेस्टिवल के समय भी कई सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, एंड बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बनाए रखना और नए कस्टमर्स को भी लॉयल्टी प्रोवाइड करना। Televisions and social media, particularly Facebooks, are playing a proactive role in promoting e-tailing through और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जैसे टेलीविजन्स पे हो गया, फेसबुक्स पे हो गया, इस तरह इस पे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करके भी ये ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट बास्केट, अब प्रोडक्ट बास्केट कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। देयर इज़ अ रिसेंट ट्रेंड फॉर रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोसरी, जैसे कई सारे एप्लीकेशंस ने ग्रोसरी पर मेन फोकस किया है, हाइजीन्स पर फोकस किया है, एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर फोकस किया है, तो वो भी धीरे धीरे ई मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। जैसे ब्लिंकिट हो गया, ये ग्रोसरी के लिए फेमस हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सब ग्रोसरी के लिए हैं फेमस, तो ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। फिर इनोवेशंस इन ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स, जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स हैं उसमें कौन कौन से इनोवेशंस हुए हैं वो हम देखते हैं। To get the maximum benefit from e-commerce business, a large number of companies such as Amazon, Alibaba, etc. are adopting different innovative ideas and operating models, including partners with online marketplace or setting up their own online store. अब जैसे कई सारे बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के लिए, तो अमेजन हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सब इस तरह की कंपनियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं इसमें, और ये एक नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ भी अडॉप्ट कर रहे हैं। पहले अमेजन पे हमारे ग्रोसरी नहीं मिलता था, धीरे धीरे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब ग्रोसरी भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड ऑपरेटिंग और मेडिसिन भी इंक्लूड कर रहे हैं। मॉडल्स इंक्लूडिंग पार्टनरिंग विद ऑनलाइन मार्केट, और कई सारे मार्केट प्लेसेस पे पार्टनर्स बना रहे हैं, सेटिंग ऑफ अपने खुद के स्टोर्स भी कई जगह पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सम की ऑपरेटिंग मॉडल्स इंक्लूड, इनके कई सारे की मॉडल्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। जैसे मार्केट प्लेस एंड पिकअप एंड ड्रॉप, कुछ एरियाज़ में उन्होंने अपना मार्केट प्लेस बना दिया है जहाँ पर कुछ वो इन्वेंट्री पहले से रखते हैं, वहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन वो प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ ए मॉडल वेयर सेलर्स often partners with leading marketplace to set up a dedicated online store on the latest website, तो इस तरह के ऑनलाइन स्टोर्स का एक सेटअप से वहाँ पर बना देते हैं ताकि हमारा सामान वहाँ पर इजली हमेशा अवेलेबल रहे और हम वहीं से डायरेक्ट सामान पिक करके कस्टमर को पहुँचा सकें, तो इससे हमारा जो है टाइम कम लगेगा। हियर सेलर्स प्ले ए की रोल फॉर ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड ड्राइविंग सेल्स, तो यहाँ पे इन्वेंट्री का ध्यान रखना होता है कि सामान से वहाँ पर इन्वेंट्री पर्याप्त हो और ड्राइविंग सेल्स बढ़िया बनी रहे। They leverage on high traffic on the marketplace websites and access their distribution networks. इस तरह से उनको हाई ट्रैफिक मिलता है मार्केट प्लेस में, वेबसाइट पे, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी उनका अच्छा बना रहता है। फिर सेल्फ ऑन्ड इन्वेंट्री, खुद की इन्वेंट्री कैसे बना रखना है। इज ए मॉडल्स वेयर द ई कॉमर्स प्लेयर्स ऑन्स द इन्वेंट्री, खुद की इन्वेंट्री बना रखी है। द मॉडल्स प्रोवाइड्स बेटर पोस्ट परचेज कस्टमर एक्सपीरियंस एंड फुलफिलमेंट, जैसे इसका यूज़ इसमें भी हो रहा है। मॉडल प्रोवाइड्स बेटर पोस्ट परचेज, सामान खरीदने के बाद कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और उसका फुलफिलमेंट पूरा हुआ कि नहीं उस पर भी ये फोकस करते हैं। इट प्रोवाइड स्मूथर ऑपरेशन ड्यू टू द रेडी इन्फॉर्मेशन ऑन द इन्वेंट्री लोकेशन, सप्लाई चेन एंड शिपमेंट इफेक्टिवली लीडिंग टू बेटर कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री। इस तरह से वो एक लिमिटेड एरिया को कवर कर रहे हैं, तो उनको इन्वेंट्री आराम से वो बना कर रखते हैं, लोकेशन, सप्लाई चेन रखते हैं, फास्ट सर्विस करते हैं, ये सब चीज़ें वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर प्राइवेट लेबल होता है, एक प्राइवेट लेबल होता है, एक वाइट लेबल होता है। देखते हैं। प्राइवेट लेबल्स प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूसिवली सोल्ड टू वन रिटेलर एंड आर यूनिक टू देम। अब जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या करेगा, अपना सामान बनाएगा और किसी पर्टिकुलरली सोल्ड टू ए रिटेलर, एक रिटेलर्स को सेल कर देगा, एंड वो रिटेलर्स क्या करेगा, एक यूनिक वो अपना ब्रांड लगा के उसको बेचेगा और वो उसके लिए ही यूनिक होगा।
तो इट रिफ्लेक्ट्स ए बिजनेस वेयर एन ई कॉमर्स कंपनी सेटअप इट्स ओन ब्रांड गुड्स विच इट सेल्स थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, और वो अपने ही वेबसाइट से या अपने ही ऐप से उसको बेच सकता है। दिस मॉडल्स ऑफर्स ए वाइड रेंजिंग, इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड प्राइसिंग, इसके प्राइजेस भी कई सारे कस्टमर्स को इन कई सारे प्राइजेस में अवेलेबल रहते हैं। हियर मार्जिन्स आर टिपिकली हायर देन थर्ड पार्टी ब्रांडेड, इसमें मार्जिन ज़्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली हम वहाँ से ले रहे हैं। अब वाइट लेवल क्या होता है दूसरा, वाइट लेवल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय रिटेलर्स, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो सेल करेगी किसको, सोल्ड बाय रिटेलर्स, कई सारे रिटेलर्स को विद देयर ऑन ब्रांडिंग, कई रिटेलर्स को सेंड करेगी और वो अपनी ब्रांडिंग और लोगो लगा के वो फर्दर आगे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। बट द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी। It involves the setting up of a branded online store managed by the e-commerce players or a third party, और ये e-commerce या third party branded online हम इसको सेल कर सकते हैं। The brand takes the responsibility of generating website traffic and providing service by partners। तो ये भी मैं फिगर से समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब वाइट लेवल देख लेते हैं पहले क्या है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी ए ने कोई प्रोडक्ट्स, ये सपोज करिए प्रोडक्ट ए बनाती है, ए बनाने के बाद ये क्या करती है, सेल कर देती है किसको, एक कंपनी बी को। कंपनी बी जो है इसको, ये रीसेलर है, इसने ए को जो है प्रोडक्ट में अपना ब्रांड लगा के, अपना लोगो लगा के उसको एक्स बना दिया और उसने किसको भेज दिया, एंड यूज़र के पास। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट्स एंड यूज़र के पास पहुंचा, तो ये इसका नाम करके किसके आया, ए के नाम से, एक्स के नाम से, और प्रोडक्ट किसने था, ए। तो कंपनी ने अपने नाम से बनाया, लेकिन बेचा किसने, जिस कंपनी के इसने बेच दिया, उसने अपना ब्रांड और अपना लोगो लगा के उसको बेच दिया। अब देखते हैं कि दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कैसे हैं। यहाँ से आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक कंपनी है XYZ, ये क्या कर रही है, ये सपोज करिए यहाँ पे एक ये कंटेनर टाइप के बॉक्सेस हैं, ये हम कंपनी बना रही है, ठीक है। कंपनी ये सप्लाई कर रही है, सपोज करिए ये इसने सप्लाई किया XX लिमिटेड को, ठीक है, इसने इसको सेल कर दिया। अब इसने क्या किया, अपना नाम इसमें, अपना नाम और अपना लोगो इस पर लगा दिया। अब इसने किसको बेच दिया, कंज्यूमर्स को, जो इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे वाइट लेबल, ठीक है। अब यही कंपनी इसी सामान को बेचती है एक किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को, एक कंपनी को, उसने क्या किया, अपना ब्रांड लगाया और इसको बेच दिया, ठीक है। और ये कैसे बेचेगा, अपना जब ब्रांड आया तो ये अपने ही ब्रांड के नाम से बेचेगा। अब ये कंपनी जो है, इसी कंपनी को ये सामान बेचेगी और किसी को नहीं बेचेगी। और ये जो था इस केस में ये दूसरे को बेच देगी। सपोज करिए ये वाई कंपनी को बेच दिया, अब इसने वाई का ब्रांड लगाया और यहाँ पर बेच दिया, ठीक है। तो ये दोनों में प्राइवेट, और तो ये नीचे वाला क्या हो गया, हमारा प्राइवेट हो गया, ऊपर वाला वाइट लेबल हो गया। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या था। वाइट लेबल्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय रिटेलर्स, रिटेलर्स के द्वारा सोल्ड किया जाता है विद देयर ऑन ब्रांडिंग, खुद की ब्रांडिंग लगाएंगे, खुद की लोगो लगाएंगे। बट द प्रोडक्ट देमसेल्व्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी, लेकिन प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है, एक दूसरी पार्टी बना रही है। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ब्रांडेड ऑनलाइन स्टोर मैनेज बाय द ई कॉमर्स प्लेयर और थर्ड पार्टी। अब ये इट इन्वॉल्व सेटिंग अप, अब इसमें ब्रांडेड ऑनलाइन स्टोर्स मैनेज किससे की जाए, कौन करेगा, ई कॉमर्स प्लेयर करेंगे और थर्ड पार्टी करेगी। द ब्रांड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग वेबसाइट, जो भी अब इसको ब्रांड जो भी यूज़ कर रहा है वो अपना वेबसाइट ट्रैफिक और प्रोवाइडिंग सर्विस पार्टनर्स विद पेमेंट गेटवे, ये सारा उसी का काम होगा। इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट, कस्टमर एफिनिटी एंड लॉयल्टी एंड प्रोड्यूस बेटर कंट्रोल ऑफ ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। और ये जितना भी उसकी लॉयल्टी है, कस्टमर सर्विसेज हैं, ये सारा वही हैंडल करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, इसका जो है पार्ट 1 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे से लग रहे हो और आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल CIB IT विथ मी को ज्वाइन करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी CIB IT विथ मी के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट और PDF के लिए आप वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।